नमस्कार। देश में युवा और उनकी उद्यमिता को सलाम करता आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस। और भारत जैसे देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साल 2020 की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में जो उसकी हिस्सेदारी है वो करीब 17% के आसपास थी। 2025 तक इसे हमें 25% ऑफ जीडीपी पर लेकर के जाना है। 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना है और $1 ट्रिलियन की मैन्युफैक्चरिंग बनानी है। लेकिन ये सब होगा कैसे? मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के साथ साथ जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको भी स्मार्ट बनना होगा, और इसी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को हम कहते हैं इंडस्ट्री 4.0। और आपने बिल्कुल सही समझा, आज हम बात करेंगे स्टार्टअप चैंपियंस में उन चुनिंदा स्टार्टअप्स की जो कि इंडस्ट्री 4.0 में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं। और साल 2020 का जो स्टार्टअप अवार्ड है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, जिन लोगों ने जीता है वो इस प्रोग्राम में खास तौर पर शामिल हुए हैं। तो मैं आपसे परिचय करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं फैबहेड्स ऑटोमेशन के दिनेश। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, वक्त निकालने के लिए। चेन्नई से आप आए हैं और आपको 3D प्रिंटिंग में जो कैटेगरी है उसमें आपको ये अवार्ड मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे जो दूसरे स्टार्टअप चैंपियन हैं आज के, वो हैं प्लानिस टेक्नोलॉजीज के तनुज झुंझुनवाला। तनुज, आपको रोबोटिक्स कैटेगरी में अवार्ड मिला है, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। मेरी तीसरी कंपनी है स्कैपिक्स और फाउंडर अजय पीवी हमारे साथ हैं। अजय, बहुत धन्यवाद। आपको ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोडक्ट और वेरिएबल्स में आपको अवार्ड मिला है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज की चौथी कंपनी जो है वो है जिंजर माइंड्स टेक्नोलॉजीज और गौरव मित्तल, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आपको जो है वो कंप्यूटर विजन जो कैटेगरी है उसमें अवार्ड मिला है। आप चारों ही मेहमानों को बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। हमारे आज के मेंटोर हैं पद्म भूषण डॉक्टर अजय चौधरी, जो कि फाउंडर चेयरमैन है एक्सीएल के। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। 1976 में गैराज में एक शुरुआत हुई थी एक्सीएल की। आज ये दुनिया की 72,000 करोड़ रुपए की ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। एक अकेली कंपनी भारत की जिसने न केवल सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर में भी अपना एक मुकाम बनाया और एक अपनी अलग पहचान बनाई। आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और आपने देश का पहला इंडस्ट्री 4.0 का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तैयार किया है। सर, मैं आपसे लगातार बात करूंगा इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अगर हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो साल 2023 तक ये जो पूरा बाजार है वो $200 बिलियन का हो जाएगा। अगर हम इंजीनियरिंग R&D की बात करें तो पूरी दुनिया में $2.1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि क्या भारत की कुछ ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जिससे ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है उसको आकर्षित कर पाएं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की दुनिया हो या फिर ड्रोन्स जैसे स्मार्ट व्हीकल्स, आपको डिजिटल ट्विंस की आप बात करें या फिर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा शॉप फ्लोर है वो अब 3D प्रिंटिंग के जरिए धीरे धीरे स्मार्ट बनता जा रहा है। लेकिन क्या है ये इंडस्ट्री 4.0? आपको दिखाते हैं एक छोटी सी कहानी, उसके बाद इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में तकनीक हर दिन उद्योगों और उत्पादन को नई दिशा देता रहा है। साल 2025 तक देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25% तक ले जाने का लक्ष्य है और रिसर्च बताती है कि इंडस्ट्री 4.0 इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। क्या है इंडस्ट्री 4.0? 18वीं शताब्दी में मशीनों के जरिए उत्पादन की शुरुआत हुई, जिसमें पानी और भाप का इस्तेमाल किया गया। इसे इंडस्ट्री 1.0 कहा गया। 19वीं शताब्दी में श्रम और मशीन की सहायता से असेंबली लाइन के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत हुई। ये इंडस्ट्री 2.0 है। 20वीं शताब्दी में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ऑटोमेटिक उत्पादन की शुरुआत हुई, जिसे इंडस्ट्री 3.0 कहा गया। और अब 21वीं शताब्दी में इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग पर काम जारी है, जिसमें डेटा, क्लाउड, मशीन लर्निंग अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसे कहा जा रहा है इंडस्ट्री 4.0। तो स्वागत है आप सभी का मैन्युफैक्चरिंग की नई स्मार्ट दुनिया में, दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की। इंडस्ट्री 4.0 यानी मैन्युफैक्चरिंग का एक नया अंदाज, एक ऐसा अंदाज जिसमें ऑटोमेशन और डेटा बड़ी भूमिका निभाते हैं, एक ऐसा अंदाज जिसमें मशीनें एक दूसरे से खुद ब खुद बातें करती हैं, मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा फैसले लेने में मदद करती हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग का स्मार्ट अवतार। और इस इंडस्ट्री 4.0 की अगुवाई कर रहा है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और क्लाउड आधारित एप्लीकेशन। इस पूरी प्रक्रिया में पीपल, प्रोसेस और मशीन सब कुछ एक साथ जुड़े होंगे, एक कनेक्टेड इकोसिस्टम से। और जिस तरीके से भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपना परचम लहराया, उसी तरह इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत की नींव काफी मजबूत है।
इंडस्ट्री 4.0 के 4 मुख्य फैक्टर्स होने वाले हैं। कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जहां सबसे ज्यादा डेटा उपलब्ध है, जहां के दूर दराज क्षेत्रों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन है। भारत का ऑटोमेशन डिजाइन का एक्सपर्ट पूल भी बहुत बड़ा है और ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के इंजीनियरिंग सेंटर भी भारत में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बरसों से अपनी क्षमता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं। तो देश की फैक्ट्रीज को स्मार्ट कैसे बनाया जाए? डेटा पर आधारित अनुमान लगाने और फैसले लेने के लिए डिजिटल तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए? इंडस्ट्री 4.0 की चुनौतियों से कैसे हो सकता है मुकाबला? स्टार्टअप कंपनियां इन सभी क्षेत्रों में अपने इनोवेशन के जरिए नए मुकाम हासिल कर रही हैं, लेकिन भारत ने इंडस्ट्री 4.0 को लेकर पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश भी दिया है और सुझाव भी। हमें याद रखना है कि इंडस्ट्री 4.0 भी रोबोट के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी ईज ऑफ लिविंग का टूल बने, ना कि कोई ट्रैप। सो इंडस्ट्री 4.0 यहाँ पर जहाँ पर पीपल, प्रोसेस और मशीन सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और कंपनियों को डिसीजन लेने में जो मदद करते हैं ऐसे स्टार्टअप्स आज हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेंटोर के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर अजय चौधरी, जिस तरह से भारत ने सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपना परचम पूरी दुनिया में लहराया, क्या इंडस्ट्री 4.0 में हम लीड ले सकते हैं? क्या हमारे पास वो पोटेंशियल है सर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसके लिए कंट्री में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाए और लोगों को पता रहे कि क्या है इंडस्ट्री 4.0, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। वैसे अगर आप बेसिक्स देखें तो करीब 60 से 70% जो है इंडस्ट्री 4.0 वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है और इस तरह का कैपेबिलिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो हमको इंडस्ट्री 4.0 में आगे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो पिछले 1-1.5 साल में हुई है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स निकाली हैं। बिल्कुल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, वो करीब 13 सेक्टर में निकाली। और उसका मतलब ये है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव्स दिया जाए, जिससे जैसे आपने बोला ना, GDP को 25% तक हम मैन्युफैक्चरिंग को ला सकते। आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात हो रही है, मुझे लगता है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग का पावर हब बनाने के लिए ये जो इंसेंटिव बेस्ड जो पॉलिसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सर आपके पास लगातार आता रहूँगा। मैं अपने जो स्टार्टअप चैंपियंस हैं उनकी कहानी लेकर के, मेरी जो पहली कहानी है वो है फैबहेड्स की। फैबहेड्स चेन्नई में जिनका हेडक्वार्टर है, लेकिन आप ये देखें कि जो स्पेशलाइज्ड या फिर जो कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है। उसका जो फैब्रिकेशन होता है वो केवल हाथ से किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसने न केवल भारत में बल्कि एशिया में एक पहला ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि 3D प्रिंटिंग के जरिए जो कार्बन फाइबर और जो कंपोजिट जो मटेरियल्स हैं उनसे उत्पाद बना सकता है। तो आइए देखते हैं पहली कहानी चेन्नई के फैबहेड्स की। क्या होता है जब आप अपने स्वप्न से प्रेरित होते हैं? वो स्वप्न जो आपको सोने नहीं देता, वही स्वप्न जो इनोवेशन के जरिए अपने देश को नई ऊंचाइयों पर देखना चाहता हो। ऐसा ही एक स्वप्न के पीछे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक वैज्ञानिक ने अपनी आकर्षक नौकरी तक को ठुकरा दिया। इसी स्वप्न ने जन्म दिया एशिया के पहले कंटिन्यूअस कार्बन फाइबर 3D प्रिंटर को। दिनेश कंगराज के ऐसे ही एक स्वप्न ने साल 2015 में फैबहेड्स को जन्म दिया।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप के लिए नई फेवरेट जगह में बदल रही है। इस कड़ी में नया नाम है फैबहिट्स का, जिसने कार्बन फाइबर प्रिंटिंग क्षमताओं के साथ 3D प्रिंटर विकसित किए हैं। परंपरागत रूप से कार्बन फाइबर मटेरियल से पार्ट्स बनाना बेहद महंगा, श्रम साध्य और समय लेने वाली प्रक्रिया रही है। फैबहिट्स को स्वदेशी कार्बन फाइबर लेयर प्रौद्योगिकी ने इस सामग्री के साथ निर्माण की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करके इस समस्या का समाधान पेश कर दिया। ये टेक्नोलॉजी हम जो बने हैं ये बहुत आसानी से बन नहीं सकते हैं। ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। ये शायद 2-3 IITs में भी होगा, सारे IITs में भी नहीं है। और ये थोड़ा बहुत नया टेक्नोलॉजी है एक्चुअली। अभी तक हम 3 पेटेंट्स ग्रांट हो चुके हैं और इसके अलावा और 7 पेटेंट्स भी फाइल किए हैं और ये सब इंटरनेशनल फाइलिंग भी शुरू की है हम। ये सिर्फ इंडिया नहीं पर इवन एशिया में भी नहीं है और हमको ये बहुत बड़ा गर्व है कि हम फैबहिट्स में ऐसा वाला टेक्नोलॉजी खुद बने हैं हम। फैबहिट्स की योजना कार्बन फाइबर पार्ट निर्माण समाधानों को भारतीय विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। फैबहिट्स में हम मेनली कॉम्पोजिट पे काम करते हैं। कॉम्पोजिट ऐसा मटेरियल होता है जो डिफरेंट मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनता है और स्पेसिफिकली हम कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर पे काम करते हैं। जितना भी आज की दुनिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो सब मैनुअल प्रोसेस से होता है एंड उसकी वजह से बहुत वेस्टेज होता है। उसकी वजह से पार्ट्स जो बनते हैं वो महंगे भी बनते हैं एंड इंडिया में अभी तक कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फैबहिट्स का फोकस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे है। पहले दिक्कत थी क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था इंडस्ट्री को कि कार्बन फाइबर क्या होता है, 3D प्रिंटिंग क्या होता है। वो भी अभी जस्ट लोगों को 3D प्रिंटिंग के बारे में पता चल रहा है। हम लोगों को एजुकेट करते हैं इसमें कि आप लोग कर सकते हो कार्बन फाइबर से अपने चीज़ें लाइट बना सकते हो, फिर थ्रू टेस्टिंग वगैरह हम ये प्रूव कर सकते हैं उनको, फिर वो अडॉप्ट करते। तो वो थोड़ा वहाँ पे चैलेंजिंग होता है कि लोगों को इतना नॉलेज नहीं है इस फील्ड में। फैबहिट्स की फिब्रो श्रृंखला 3D प्रिंटरों से उपयोगकर्ताओं को मजबूत हल्के पार्ट्स के 3D प्रिंट की अनुमति प्रदान करती है, जिनका ड्रोन्स, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस आदि क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र में हलचल मचाने वाली फैबहिट्स के ये प्रयास किसी से छुपे भी नहीं रहे हैं। कंपनी को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड समेत कई पुरस्कार और सम्मान अब तक हासिल हुए हैं। जैसे जैसे देश आत्मनिर्भर भारत के सपनों के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे फैबहिट्स जैसी प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्वपूर्ण होती जाएगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। तो आपने देखी ये खूबसूरत कहानी फैबहिट्स की और इस कंपनी के जो फाउंडर CEO हैं दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, डीप टेक्नोलॉजी में जा करके ये फाइबर इस पे काम करना आपने कैसे सोचा? आपको डर नहीं लगा कि अगर फेल हुए तो फिर खत्म सब कुछ? ऐसा बहुत बड़ा डर नहीं था ऐसे ही, पर चैलेंजिंग तो ज़रूर था। और मैं जॉब छोड़ के ये स्टार्टअप किया, आइडिएशन कर रहा था, तभी मुझे पहचानता था कि ऐसा कुछ करना है, पर कम्प्लीटली कैसा करना, कैसा वाला टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, इसलिए वो सिर्फ आइडिएशन में था। वो बहुत बड़ा आइट्रेशंस करना चाहिए था, पर ट्रायल एंड एरर से हो जाता है ऐसे। जो दर्शक हैं थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो कार्बन फाइबर है वो होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसे कहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ, ये कार्बन फाइबर है वो बहुत हल्का प्लास्टिक की तरह होता है और इसका स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील की तरह होता है। वो वही उसका स्पेशलिटी है। और इससे हम बहुत हाई स्ट्रेंथ पर लाइट वेट हमारा टेनिस रैकेट्स और इससे हमारा फाइटर जेट्स और रॉकेट सब कुछ इससे ही बनाते हैं। तो आपने मैंने कहीं पढ़ा कि आप ये कह रहे हैं कि आप एक दिन में एक ड्रोन बना सकते हैं और आपने उसकी टेस्टिंग भी की है, वो थोड़ा सा कहानी बताएं। हाँ, हम वेरी रिसेंटली ये कुछ क्लाइंट्स के लिए हम ड्रोन्स बनाते रहते हैं। कंप्लीटली आइडिएशन से वो डिज़ाइन करके सिर्फ 2 to 3 महीने में वीक्स में किए थे और उसका सब कुछ फैब्रिकेशन हर ड्रोन 2 दिन में हो रहा था। सो हम कंप्लीट प्रोजेक्ट लेस दैन 6 weeks वी डिड अबाउट 20 ड्रोन्स एक्चुअली। ये जो ड्रोन्स है आप बहुत सारे लोगों के साथ बना भी रहे हैं, पर अगर हम भारत में देखें तो 50 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां हैं जो कि ड्रोन बनाने के उसमें है, तो आप कैसे डिफरेंट हैं, आप कैसे अपने आप को अलग करके देखते हैं उनसे?
हम कम्प्लीटली ड्रोन नहीं बनाते, हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके। वो कार्बन फाइबर से वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं हम सारे ऐसा ड्रोन कंपनीज के लिए, और वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगा के हम उड़ाते हैं, टेस्टिंग करके करते हैं। पर हम इसमें वो सिर्फ स्ट्रक्चर करते हैं। और कम्प्लीटली डिफरेंट क्या होता है इसमें, बहुत वेट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ओके। और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से करते हैं तो वो शायद 3 kg होगा, हमारा टेक्नोलॉजी से वो 2.5 kg में भी हो सकता है। ओके। और इससे क्या बनता है, उनका टोटल फ्लाइट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इसलिए हम उनको भी बहुत बड़ा यूज़फुल हो जाता है। तो क्या आप स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, आप आगे जाते हो? हाँ, डेफिनेटली। हम अभी कुछ हेलीकॉप्टर ब्लेड के लिए कुछ इनिशियल वाला इंटरेस्ट हो चुका है, और ऐसे हम सैटेलाइट कंपनीज के साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, तो आपके बारे में हमारे पास एक छोटा सा इमोशनल एलिमेंट है, उस पर निगाह डाल लेते हैं, उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। We are very trying to convince him to continue the job, but he don't listen. He didn't listen. We are very worried about this situation, but in next 2 or 3 years, we are very happy for this situation. There were no revenues coming in. He was going through a very tight situation. He even said, let's wrap up because it's not happening. It's too much on my shoulders. But I could see that now he's slowly getting some kind of a confidence that yes, it's doable, but there are times that keeps flaunting in, like some bad times do come, but good times will come after that. चलिए, तो इससे पहले कि मैं मेंटोर पे जाऊं, दिनेश, आपके चैलेंजेस क्या हैं, कहाँ पे गैप्स हैं, अगर आप इस वक्त अपने स्टार्टअप की बात करें तो? हमारे जगह पे कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने में हमारा इनिशियल टाइम्स में बहुत दिक्कत था। ओके। अब क्योंकि हमारे R&D टाइम में कुछ 1 kg 2 kg ऐसा प्रोक्योर करना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा। ऐसा बहुत छोटा डिफिकल्ट है पहले हम R&D करते समय पे। ओके। पर कुछ हम अभी इंडस्ट्री में कुछ वेल नोन है, अभी हमारे वेंडर्स भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा सपोर्ट डेफिनेटली बहुत है, पर उनकी उस समय तक आना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर अजय चौधरी जी के पास चलते हैं, HCL के चेयरमैन जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, फैबहेड्स आपने सुना कार्बन फाइबर पे काम कर रहे हैं, काफ़ी लाइट टेक्नोलॉजी, नीश डीप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इसका भविष्य? लेकिन स्किल्ड मैन पावर अगर कहें तो इसमें काफ़ी कम है, शायद ये बड़ा चैलेंज होगा ऐसे स्टार्टअप्स के लिए। सही बात है, मैन पावर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो जिस तरह से मैंने करीब 6 महीने पहले मैं निफ्ट का चेयरमैन था, और वहाँ पर हमने जाके अब इंडस्ट्री 4.0 का कंप्लीट प्रोग्राम बनाया है, और गवर्नमेंट ने 5 साल का हमें 100 करोड़ का प्रोग्राम बनाने के लिए अनुमति दे दी है। और उससे क्या होगा कि पहली बार इस कंट्री में इस तरह के कैपेबिलिटी और स्किल्स के लिए लोगों को ट्रेन किया जाएगा। तो ये तो शुरू हो रहा है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो 3D प्रिंटिंग है वो इंडस्ट्री 4.0 के एकदम सेंटर पे है। क्योंकि जो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग पहले होती थी उसको बोलते थे सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। जी। तो आप एक रॉड ले लीजिए, उसको CNC मशीन पे लगाए, उसको काट के आप अपना पार्ट बनाते थे। यहाँ पर ये होता है कि इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें आप लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट को बनाते हैं, और इससे अगर आप कोई छोटे नंबर्स भी बनाना चाहते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, या छोटे छोटे मॉडल्स बनाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, और मैस मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो 3D प्रिंटिंग तो बहुत ही क्रिटिकल है इस कंट्री के लिए। और मेरे को तो बहुत खुशी है कि फैबहेड्स ने कार्बन फाइबर में काम किया है, क्योंकि इस तरह का काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें जो नए मटेरियल्स हैं, कंपोजिट्स हैं, उनको यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाना और लाइटर बनाना, स्ट्रॉन्गर बनाना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से इन्होंने काम किया है वो एक बहुत ही अच्छा है कि इनको काम मिल रहा है। पर जैसे ये बोल रहे हैं कि इनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स वगैरह में कुछ तकलीफ होती है, तो ये जो है गवर्नमेंट अब आजकल काफ़ी काम कर रही है इस पे लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव करने के लिए। और इंडस्ट्री बहुत दिनों से बोल रही है कि आप लॉजिस्टिक्स इन एंड आउट ऑफ द कंट्री को इम्प्रूव करें। तो लॉजिस्टिक्स जो है वो एक चैलेंज है सारी अक्रॉस द इंडस्ट्री। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो एक और भी अनोखी दुनिया आपको हम लिए चलेंगे, मरीन रोबोटिक्स की दुनिया में। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास स्टार्टअप चैंपियंस, और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्री
4.0 की। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। अब जिंदगी में रंग नहीं। हम जहाँ PNB वहाँ। अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। ये खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए? भाई अब वंडर सीमेंट था नहीं ना तब, कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट जब भी आए भला कर जाए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की, जिसमें पीपल, प्रोसेस, मशीन सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और ये एक तरह से भविष्य है मैन्युफैक्चरिंग का, अगर हम कहें। अब मैं आपको आज की दूसरी जो कहानी है उसकी तरफ लिए चलता हूं। ये कहानी है हमारी प्लानिस की, जो कि मरीन रोबोटिक्स में दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में अपना नाम कमा रही है। ये क्या करते हैं कि जो अंडर वाटर जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनका इंस्पेक्शन करते हैं, उनसे डेटा जनरेट करते हैं, उसको डिजिटाइज करते हैं और कंपनियों की मदद करते हैं कि वो थोड़ा सा बेहतर फैसले ले पाएं, समय पे फैसले ले पाएं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो। आइए आपको दिखाते हैं कहानी देश की पहली अंडर वाटर ROV, जिसको आप रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल कहते हैं, जो कि पूरी तरह से है मेक इन इंडिया, डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया। बुनियादी ढांचा वक्त के साथ पुराना होता जाता है और इसका रखरखाव पूरी दुनिया में एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। ये चुनौती और भी मुश्किल उस वक्त हो जाती है जब बुनियादी ढांचा पानी के नीचे बनाया गया हो। परंपरागत रूप से मानव गोताखोरों का उपयोग इस काम के लिए किया जाता है, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं हैं। IIT मद्रास के पूर्व छात्रों ने इस समस्या पर काम करने का फैसला लिया। चीनी की प्लानीज टेक्नोलॉजीज ने भारत में ही बने समुद्री रोबोटिक्स, डायग्नोस्टिक सेंसर और AI सक्षम डैशबोर्ड का उपयोग करके पानी के नीचे निरीक्षण करने वाले रोबोट सॉल्यूशन का निर्माण पूरा कर लिया है। हम डिफरेंट अलग अलग तरह के रिसर्च फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि पानी में चलने वाले ऐसे ड्रोन जो स्वचालित हों, जिसका यूज़ नेवी या वैसे सेक्टर्स में किया जा सके। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि पाइपलाइंस के अंदर काफ़ी दूर तक जा सकें, और हम काफ़ी काम कर रहे हैं AI और डेटा फील्ड्स में भी। देश में अपनी तरह का ये पहला आइडिया था। इसके बारे में दूसरों को समझाना स्टार्टअप के लिए आसान नहीं था। 2015 में एक बेसमेंट से शुरू हुए प्लानिस ने आज नई ऊंचाइयों को हासिल किया है और उनकी क्लाइंट सूची में कई बड़े नाम हैं, जिनमें HP, BP, ONGC, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और L&T शामिल हैं। अपने स्वदेशी विचार और ROV के साथ भारत का गौरव बनने के बाद प्लानिस ने 4 साल के भीतर अपनी अलग मौजूदगी बनाई है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल से स्टार्टअप इकोसिस्टम को फायदा हुआ है और प्लानिस का अनुभव भी इसी बात को पुख्ता करता है। काफ़ी हमें सपोर्ट मिला है, स्पेशली विथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ड्राइव कर रहा है आजकल, और आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है टुवर्ड्स जो कंपनीज हैं इंडिया में स्टार्टअप जैसे काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी मदद करता है। स्पेशल रोबोटिक्स और बिग डेटा की मदद से वक्त पर उचित फैसले लेने में प्लानिस का ये उत्पाद काफी मदद करता है और कंपनी देश में डीप टेक स्टार्टअप होने के साथ साथ अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन की दुनिया में धूम मचाने के लिए पूरी तौर पर तैयार नजर आती है। हमने और आपने रोबोट्स के बारे में सुना है और उन्हें देखा भी है, लेकिन प्लानिस टेक्नोलॉजी एक ऐसी स्टार्टअप है जिसने
अंडर वाटर रोबो तैयार किया है। ये रोबोज अंडर वाटर जाते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं ताकि इसके रिपोर्ट के साथ साथ ये पता चल सके जो ब्रिजेस है या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस हैं वो किस स्थिति में है, ताकि उसे सिक्योर किया जा सके। इसकी वजह से काफ़ी सारे कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स अवॉइड किए जा सकते हैं, जैसे कि डैम बर्स्ट और ब्रिज कोलैप्सेस। देखा आपने स्टार्टअप की एक ऐसी कहानी जो कि देश में बुनियादी ढांचे के न केवल मरम्मत बल्कि उनको एक तरह से रख रखाव में भी मदद करेगी देश की। हमारे साथ हैं तनुज झुनझुनवाला, इस कंपनी के फाउंडर। तनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्पेशल डीप टेक्नोलॉजी में उतरना, पानी के नीचे उतरना ये कैसे शुरुआत कैसे हुई आप लोगों की? तो हमारे कॉलेज में हम लोग ने काफ़ी अंडर वाटर मशीन्स बनाई फ़न के लिए, मज़े में बना दिए और उसके बाद काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को दिखाया और पता चला कि इंडिया में कोई बनाता नहीं है और इंडिया की एसेट्स इतनी ज़्यादा है, 5000 डैम है, 3 लाख से ज़्यादा ब्रिजेज़ है और पोर्ट्स है और ऑयल एंड गैस एडिशनल है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत एप्लीकेशंस था, तो हम लोग बोले कि ट्राई करके देखते हैं और इससे इंडस्ट्री को पहले टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया, उनके फीडबैक के बेसिस पे इसको कस्टमाइज़ किया और अभी ये 150 प्रोजेक्ट के क्लोज पे कर चुके हैं इंडिया में। क्या बात है, तो बधाई आपको एक बार फिर से। लेकिन ये जो पूरा आपका रोबोट जिसे आप कह रहे हैं, ROV जैसे आप कहते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, इसमें क्या कुछ है? मतलब मुझे तो उसमें कुछ डेटा एनालिटिक्स भी दिख रहा है, मुझे उसमें कुछ अल्ट्रासोनिक कुछ टेक्नोलॉजी है। कितनी चीज़ों को आपने जोड़ा इसमें? तो ये पूरा एंड टू एंड सिस्टम इंटीग्रेशन है। इसमें जैसे डाइवर जाता है उस पर लिमिटेशन बहुत होती है, तो इसमें हमारे रोबोट्स 120 मीटर के ऊपर तक जा सकते हैं, जो अराउंड 350 फीट तक है नीचे जा सकते पानी के डेप्थ। इससे सबसे ज़्यादा इंडिया के डैम्स देख सकते हैं। इसमें कैमराज है, लेजर्स है, टर्बिड वाटर इंस्पेक्शन का मॉड्यूल है जिसमें पानी गंदा होता है उसमें भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सेंसर्स है, सोनार, जिससे पता चल सकता है कि मिट्टी रेजर्वायर में कितनी है और कितना पानी है। अच्छा। उससे काफ़ी बार फ्लडिंग अवॉइड हो सकती है उससे। इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर के लिए अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट होता है, जिससे पता चलता है कि वो कब गिर सकता है, कब मटेरियल डिग्रेड हो सकता है। तो ये पूरा एक सिस्टम इंटीग्रेशन है। इसके बाद जब डेटा कलेक्ट होता है वो एक डैशबोर्ड पे आता है और उस डैशबोर्ड पे डिसीजन मेकिंग होती है कि इसको रिपेयर अभी करना है, ब्रिज बंद करना है या बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो ये डिसीजन मेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग बहुत अहमियत एलिमेंट है पूरे सॉल्यूशन। तो और आप भारत के बाहर भी गए काम करने के लिए, वहाँ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को आपने वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की? अभी तक इंडिया में काफ़ी अच्छा कस्टमर्स ने अपॉर्चुनिटी दिया है और अडॉप्ट किया है। उसके बेसिस पे हम लोग ने नेदरलैंड्स में चालू किया काम, यूरोप में, और सऊदी अरेबिया, गल्फ में चालू किया है और अभी बाकी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में भी चालू करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे और पता चला वैल्यू क्या है टेक्नोलॉजी की जो इंडिया से आई हुई है और वहाँ के एग्जिस्टिंग में कुछ अवेलेबल नहीं है डाइवर्स के अलावा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा लगा कि इंडिया की टेक्नोलॉजी वहाँ गई है और उन्हें भी समझ में आ गया कि इंडिया से टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी निकल सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे जो मेंटोर हैं उनके साथ जुड़ते हैं। चौधरी साहब, क्या कहेंगे प्लानिस के बारे में, जो कि मरीन रोबोटिक्स की दुनिया में काम कर रहे हैं? बड़ा ही नीश है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है उसको टाइमली डिटेक्शन करना इनका मेरे ख्याल से मेन फोकस है। कितना भविष्य नजर आता है उज्ज्वल इनका? सर देखिए, इस एरिया में तो अभी तक जो भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे इंपोर्ट होते थे और इन्होंने यहाँ पर इस तरह का ROV प्रोडक्ट बनाया है जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह के एसेट्स की बात हो रही है कंट्री में, वो तो बहुत सारे अंडर वाटर एसेट्स हैं, ब्रिजेस हैं, ऑयल प्लेटफॉर्म्स हैं, नेवी है, पाइपलाइंस हैं। तो अगर उनके लिए ये प्रोडक्ट यूजफुल है तो बहुत ही यूजफुल है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ को भी चेक करना है और रिपेयर करना है उसके लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स की बहुत ज़रूरत है। और इंडिया में इंपोर्ट करने की जगह आप लोकल प्रोडक्ट भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है और इसका ग्लोब में भी बहुत अच्छा स्कोप है। और सर, जिस तरह से HCL का अनुभव रहा कि हार्डवेयर के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर पार्ट है उस पर भी आप लोगों ने काम किया, मुझे लगता है कि तनुज भी उसी कहानी को दोहरा रहे हैं, जो प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ एंड टू एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इनको कुछ मेंटोर करना चाहेंगे कि कैसे ये ग्लोबल कंपनी बने? देखिए, ग्लोबल कंपनी बनाने के लिए
एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो ये कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस रहें और प्रोसेस ओरिएंटेड रहें। तो जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि एक डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर डिज़ाइन फॉर क्वालिटी होता है और फिर होता है डिज़ाइन फॉर सर्विस। तो ये चीज़ें हमें बहुत ख्याल रखनी पड़ेंगी कि अगर हम ग्लोबल मार्केट में जाना चाहते हैं तो इस तरह के डिज़ाइंस बनाएं जिसमें ये सब चीज़ें का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि ये जो मेंटरशिप है बहुत सारे जो डीप टेक एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं बढ़ता हूँ, हमारी जो तीसरी कहानी है वो है स्कैपिक की। और स्कैपिक ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे काम करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो जिस तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को रख रखाव में मदद करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी भी कुछ आपकी ऐसी मदद कर सकता है, आपके मेंटेनेंस को या आपके जो फैक्ट्री आउटपुट को बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो आपको एक रियल दुनिया में एक वर्चुअल एहसास कराता है। और जो आज की कहानी है स्कैपिक की, वो तो आपके शॉपिंग की जो पूरी दुनिया है वो बदलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खूबसूरत सी कहानी है, उसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब कोई आपको आपकी संवेदनशील स्मृतियों में वापस ले जा सके। जी हाँ, यह कोई जादू टोना नहीं, शुद्ध विज्ञान है, या हम इसे वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी कह सकते हैं, जो वास्तविकता को देखने के तरीके में बदलाव का वादा करती है। बेंगलोर की एक स्टार्टअप ने यथार्थ की रूपरेखा को एक नई इबारत लिखकर इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। बेंगलुरु शहर अपने बाग बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल चर्चाएं हैं वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की। क्या है ये और कैसे एक कंपनी स्कैपिक पूरे विश्व में धूम मचा रही है? It started with two people passionate about the technology and the product, just probably starting from ranting about the space to why is it not picking in India to the opportunity and how big this can become in India in itself. राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड जीत चुकी बेंगलोर स्थित इस कंपनी की स्थापना अजय और साई कृष्ण ने मिलकर 2017 में की थी। अत्याधुनिक तकनीक को सबके लिए सुलभ बनाने के मकसद से स्कैपिक कंपनी ने एक अद्वितीय सॉफ्टवेयर ई सर्विस सास नामक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया, जो उपयोगकर्ताओं को वेब ब्राउजर के माध्यम से वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के अनुभवों की रूपरेखा तैयार करने और फिर उसे बनाने की अनुमति देता है। गहरे प्रौद्योगिकी पर आधारित स्टार्टअप को अपने देश में शुरू करना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अपनी धुन के पक्के इस जोड़ी ने तो जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था। The game was not even there when we started. It's as good as, we started the game in itself. We are carrying devices in our pockets which have more computing power than what NASA had to put a man on the moon. These smartphones are no longer just phones. They are a whole computing unit that you can do meaningfully great things with. मार्केट रिसर्च के मुताबिक ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के वैश्विक बाजार में 2020 से 2024 तक 125.19 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि का अनुमान है। इस अवधि में इस बाजार में 35% तक का यह उछाल सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र की मांग को देखते हुए आएगा। So we wanted to disrupt the whole content chapter. Somebody had to solve the content problem. What's the use of hardware if there's no content for you to see in it? The cycle that you take in terms of convincing the people around you that your dreams are worth chasing is probably the toughest. I believe the only way change happens is if potential meets opportunity in some way, which is on one side you can have the best technology stack that you could have possibly built, but is absolutely meaningless if you don't have the right distribution to get it out there to people and meaningfully change their lives. स्कैपिक के इस अभियान पर दुनिया के दिग्गज कंपनियों की भी नजर है। यही वजह है कि ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऑगमेंटेड रियलिटी कंपनी में 100% की हिस्सेदारी खरीद ली है। इससे अजय और साई दोनों के सपनों को नया आसमान मिला है। Scapic's capabilities for 3D commerce was extremely unique when it comes to applicability within Flipkart. For example, if you want to see a table or a refrigerator as it would look in reality in your house, I think Scapic focused a lot on creating great 3D images with high fidelity. When we say high fidelity, it means like it would exactly look like as if you had the same thing there. So, and they had a very strong technical background in AR, and it was extremely relevant to Flipkart. करोड़ों भारतीयों के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी को सुलभ बनाना और व्यापार के लिए कैमरे को नए हथियार के तौर पर सामने लाना इनका मिशन है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
देखिए आपने ये खूबसूरत सी कहानी और अब सीधे चलते हैं जो हमारे आज के स्टार्टअप चैंपियन हैं अजय पीवी, बहुत धन्यवाद। ये हमें समझाएं कि ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इसका यूज़ क्या है? अगर कॉमन लाइफ में देखें तो आप इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ देखते हैं? अभी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी सीधे लैंग्वेज में बताना है तो यह है एक तरफ है कल्पना, दूसरी तरफ है असलियत, और कल्पना को असलियत बनाना ये टेक्नोलॉजी करता है। तो आप समझिए आपको कहीं बाहर, कहीं आप इंडिया से बाहर कहीं गए ही नहीं हो, सो आप वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट पहन के आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई अमेरिका में है या कोई लंदन के कोई मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हो। सो ऐसे एक रियलिस्टिक फील जो ना कि टीवी या मोबाइल फ़ोन या कोई डिस्प्ले नहीं दे सकता है, वो आपको वर्चुअल रियलिटी देता है। ये आपको ये जो लेंसेस है, सेंसर्स है, डिस्प्ले है, ये सब मिलके आपको ऐसा एक फील देता है कि आप असली में कहीं बैठे हैं और देख रहे हो। ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो आपको जो दिख रहा है वो दिखता है, पर उसके ऊपर कोई वस्तु को सुपर इम्पोज करता है। इसके यूज केस देखें तो अभी जैसे हम फ्लिपकार्ट के साथ जुड़े हुए हैं, फ्लिपकार्ट में आई थिंक 200 मिलियन से ज़्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो आप जो वस्तु खरीदते हैं उसको आप फोटो देख के खरीद रहे हैं, बल्कि अगर आप दुकान जाके खरीदेंगे तो उसको रियल में देख के कैसा दिखता है, कितना बड़ा या छोटा होता है, वो आपके घर में कैसे दिखता है, ये आपको दिखेगा। बट आप जब ऐप में या मोबाइल में खरीदारी करते हो वो आपको नजर नहीं आता है। सो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आप कैमरा ओपन कर सकते हैं, जो टेबल है, चेयर है, सोफा है, जो भी खरीदना है आपको, उसको आप कैमरा के जरिए आपके घर में डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, छोटा है, और आपको लगेगा कि वो सोफा आपके घर में ही खड़ा है। क्या बात है। तो ये टेक्नोलॉजी कल्पना को असलियत में बदल देता है। चलिए, ये तो फ्लिपकार्ट की बात हो गई, लेकिन और क्या यूसेज है? मान लीजिए ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें, और कौन से सेक्टर्स में इस पूरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि स्किलिंग, मेरे ख्याल से एजुकेशन, आप थोड़े कुछ और यूसेज बता सकते हैं प्लीज? आप जहाँ भी समझ लीजिए, जहाँ आपको कल्पना चाहिए होता है, जिसको आपको असलियत में बदलना है, वहाँ हो सकता है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। एक हो गया आपका एजुकेशन या ट्रेनिंग में। नाउ अगर आपको किसी को कुछ ट्रेनिंग देना है या डिफेंस, या आपको किसी को ट्रेन करना है कि फायर आता है तो कैसे जाना है, या तो आपको कॉम्बैट ट्रेनिंग देना होता है या मेडिकल ट्रेनिंग देना होता है, मैन्युफैक्चरिंग में मशीन को कैसे ऑपरेट करना ट्रेनिंग देना होता है, ऐसे जो भी ट्रेनिंग देना होता है आपको, आप या तो उनको फिजिकली लेके जाके दिखाना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो आपको वीडियो दिखाना पड़ता है जिसमें आपको वो समझ में नहीं आता कि कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के मुताबिक आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि एज इफ कि वो सच्ची में वो कर रहे हैं, बट वो होता है सिर्फ एक गैजेट की वजह से थ्रू। आप या तो अगर मान लीजिए मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, तो क्या मेरे सामने पूरा हार्ट आ सकता है जिसमें मैं ऑपरेशन करना सीख सकता हूं, मिसाल के तौर पर? या ये एक बढ़िया एग्जांपल है जहां आपको किसी को मेडिकल ट्रेनिंग देना है, जहां आपको बॉडी कट करना है या कैसे डाइसेक्ट करना है सिखाना चाहते हैं, आप उसको वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आराम से कर सकते हैं, विदाउट उनको फिजिकली बिना लेके कहीं जाने बगैर। चलिए, आपका जो सफ़र है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, और आपके कुछ चाहने वाले हैं, उन्होंने कुछ हमें बोला है। आइए पहले उन्हें सुन लेते हैं एक बार। डर था, अगर मैं ना डर नहीं था बोलूँगी तो वो झूठ है। सभी माँ के लिए डर होता है, क्योंकि वो एक अहम पीरियड है उनके लाइफ में, लाइक बिटवीन 22 to 26 उनका कैरियर सेट हो जाता है। वन डे ही विल डू, वी हैड दैट होप, या वी हैड दैट होप ऑन हिम। नो रेस्ट फॉर देम, no rest, no time, nothing. He never sleeps. That's why I shout at him. He never sleeps, never eats. He told us, I want to just because of मैं मेहनत करती हूँ, and उन लोग actually they are getting the profit. So I want to start my own business. It gets overwhelming. So there are situations where Ajay comes home like at 3 a.m. in the morning. Sometimes he'll never come back to the home. So I keep waiting for him. I used to call him and he'll just say, I'm in meeting, please call me later. That's it. Or he'll message me. He was never available for us for even 10 days to 15 days over phone to talk to us each other. The moment I came to know that Scapic was started and so many people they employed, no, I just told Sai, even Sai I could speak to him. More than you both earning financially and going up in the ladder, you are giving employment opportunity to so many people. ये आप में और साई में कौन सोता नहीं था, मतलब डांट किसे पड़ रही थी? ये दोनों को पड़ रहे थे। आई थिंक ये बहुत काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि जो स्टार्टअप होता है इसमें आधा काम हमारा होता है, आधा काम हमारे फैमिली और जो हमारे रिलेटिव्स के उनके होते हैं। क्योंकि हमारे साथ वो भी जागते हैं, हम काम करते रहते हैं, वो जागते रहते हैं कि कब ये आएंगे। तो साई से कैसे मिले आप लोग? तो साई आई थिंक तो हमें बाद में पता चला कि साई के माँ और मेरे माँ जो है वो 40 साल पहले चेन्नई में नेबर्स थे।
अच्छा, तो जब हम मिले वो पता नहीं था। मैं यूएस के एक ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप में काम कर रहा था। इंडिया में था, वो कंपनी यूएस में थी, मैं इंडिया में था। और साई भी अपना स्टैनफोर्ड का ग्रेजुएशन ख़त्म करके वो भी इसी में काम कर रहा था। सो हमें बेंगलुरु में और कोई मिला नहीं इसके बारे में बात करने के लिए। तो छोटी सी जो कॉफ़ी के ऊपर चर्चा हुई, उसके बाद हमें बहुत इंटरेस्ट लगा और हमने सोचा कि क्यों ना हम भारत में इसका कुछ निर्माण करें। तो ऐसे ही हमारी शुरुआत हुई और अभी यहाँ हैं हम लोग। तो एक छोटा सा रिएक्शन ले लें हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर अजय चौधरी जी का। सर, ये जो कंपनी है स्कैपिक, ये लोग वर्चुअल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और मुझे लगता है भविष्य भी उन्हीं ऐसे डीप कंपनीज का है। आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे जिससे इनको मार्केट एक्सेस में फंडिंग, हालांकि मेरे ख्याल से मार्केट एक्सेस ज़बरदस्त मिल चुका है इन्हें, और अगले नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए क्या करना होगा सर? एक्चुअली तो अभी जिस तरह से इन्होंने बताया उससे ये तो लगता है कि जिस तरह से अगर आप फ्लिपकार्ट के साथ काम कर रहे हैं तो उनको तो बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनका कन्वर्शन इंप्रूव हो जाएगा और प्रोडक्ट रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो इसका तो बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है फ्लिपकार्ट के लिए। और बाकी अगर आप कोई भी एप्लीकेशंस देखें, जिस तरह से आप कहीं जाके, जिस तरह से मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, I could be sitting in Australia and giving a lecture. So, you know, all those kind of things are possible with all these technologies. But what is very interesting कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से आप स्किल्स और एजुकेशन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट ला सकते हैं। और जिस तरह से पहले हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री 4.0 को किस तरह से सिखाया जाए, तो अगर आप ये टेक्नोलॉजीज यूज करें तो इसको आप पूरी कंट्री में ले जा सकते हैं। अगर आपके पास अभी एक निफ्ट है तो आप 10 निफ्ट और बना सकते हैं। तो क्यों नहीं सर, आप क्यों नहीं जो पहला इंस्टीट्यूट सर आपने इंडस्ट्री 4.0 का बनाया है उसमें आप अजय की सर्विसेज लें और वहां पर लोगों को ऐसे ही वर्चुअल ट्रेनिंग दें? ये काफी अच्छा आइडिया होगा। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस प्रोग्राम की अंतिम कहानी, लेकिन वो भी बहुत इंस्पायरिंग है। और हमारी कोशिश यही है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो नए स्टार्टअप हैं, जो करीब 41,000 के करीब हैं इस पूरे देश में, वो इंस्पायर हों और देश के ग्रैंड चैलेंजेस के लिए नए नए सोल्यूशंस लेकर के आए। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। ये खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए? भाई अब वंडर सीमेंट था नहीं ना तब कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस और आज की हमारी अंतिम कहानी है जिंजर माइंड्स की। 160 देशों में अपनी तकनीक का लोहा मनवा चुके जिंजर माइंड्स को अब किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। 70,000 से ज़्यादा जो नेत्र दिव्यांग हैं उनको मदद कर चुका है इनका गैजेट, और ये जो सोल्यूशन बनाते हैं इन्होंने नाम दिया है उसको ID। और किस तरह से ये मदद करती है जो नेत्रहीन दिव्यांग हैं, आइए देखते हैं ये खूबसूरत सी कहानी और उसके बाद इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के एक दौरे ने गौरव मित्तल के जीवन को बदल कर रख दिया। इस दौरे का गौरव मित्तल पर ऐसा असर हुआ कि गौरव ने दृष्टिबाधितों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास में खुद को डुबो दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जिंजर माइंड सामने आया। गौरव, उनकी मां सुबोध और वैभव आस्थाना द्वारा स्थापित यह स्टार्टअप दृष्टिहीनों के लिए दिन प्रतिदिन के कामकाज को आसान बनाने के लिए मौजूदा तकनीकों का लाभ उठा रहा है। I saw a person who was coding on computer, and at the same time I saw the same person using a white cane to roam around the campus. There was a stark difference on what was available as technology to that person. I thought, let's start tinkering something, let's start building some technology
for visually impaired, and that's how ID was born. गौरव के बड़े भाई और उनकी पत्नी द्वारा 15 लाख के शुरुआती अनुदान के साथ शुरू की गई यह पहल जिंजर माइंड ने जब उड़ान भरी तो गौरव ने नेत्रहीनों को सहायता प्रदान करने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुप्रयोग आईडी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2015 में अपने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी। जिंजर माइंड्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एप्लीकेशन नेत्रहीन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इसकी सफलता से इनकी जिंदगी में एक अहम बदलाव आने की उम्मीद है। आईडी नामक यह एप्लीकेशन अपने उपयोगकर्ताओं को नेविगेशन और संचालन की सुविधा प्रदान करता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं को मदद उपलब्ध कराता है। यह ऐप यूजर्स के लिए एक निरंतर साथी के रूप में कार्य करता है और दूसरों पर उसकी निर्भरता को कम करता है। जब सार्वजनिक स्थानों पर पाठ निर्देश और नोटिस प्रदर्शित होते हैं तो उपयोगकर्ता को केवल स्कैन करना होता है। ऐप उन निर्देशों को पढ़कर अपने यूजर्स को सुना देता है। Image content 1 road surface 2 floor 3 wall 4 asphalt। उन्होंने पहनने योग्य चश्मा भी विकसित किया है जो सार्वजनिक जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से नेत्रहीनों के चलने के अनुकूल बनाता है। समझाने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि साइटेड लोगों को ये समझाना कि अंधेरी दुनिया क्या होती है वो बहुत मुश्किल है। वो हमें भी खुद बहुत समझने में मुश्किल पड़ा। ऐप की उपयोगिता ने इसे नेत्रहीनों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। अब तक 170 देशों के 70,000 यूजर्स इस ऐप से जुड़ चुके हैं। इस टीम ने साल 2019 में बार्सिलोना की नगर परिषद के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया। फिलहाल यह टीम भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट कर रही है। Everything in hardware and software is built in-house using partners. So there were many partners that have helped us down the line. Like there's a startup Machine who built the hardware casing for it, and the hardware inside it that was totally built inside. The software was built inside, and everyone we have been doing through support of grants through different entities. गौरव और उनकी टीम के लिए नेत्रहीनों के जीवन में प्रभावकारी परिवर्तन लाने के विचार ने ही उनके इनोवेशन को उड़ान दी। इसको एक अच्छे सफर की शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन उनका मानना है कि अभी इस रास्ते पर उन्हें लंबी दूरी तय करनी है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, सॉल्यूशन वही होता है जो वाकई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और किस तरह से ये जो गौरव मित्तल हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में, उनका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा है। जो लोग देख नहीं पाते हैं, केवल आप एक चश्मे का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए और आपका अखबार, आपकी मैगज़ीन सीधे आपके सामने होता है। तो गौरव, वाकई कितना अच्छा लगता है लोगों की ज़िंदगी को बदल पाना। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। रेगुलर बेसिस पर मैं 2-3 यूज़र से पर डे बात करता हूँ और जब वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लगता है कि हाँ, हमारा काम सफल हो रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जो असिस्टेंट कमांडेंट संदीप मिश्रा हैं उनकी कहानी बताएं और किस तरह से वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। जी, तो असिस्टेंट कमांडेंट संदीप मिश्रा हमारे बहुत ख़ास यूज़र्स में से एक हैं। वो मिलिट्री में थे और आतंकवादियों से लड़ते हुए उनकी आँख में, स्कल में एक गोली लगी और उनसे उनकी आईसाइट चली गई। उसके बाद वो कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में काम करते हैं आर्मी में, और हमारा ऐप उनको बहुत तरीक़ों से मदद करता है, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए है वो है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ पाना। अच्छा, तो आपने देखा होगा हमारे पास जो रेगुलर न्यूज़पेपर आता है उसमें ब्रेल की कोई जगह नहीं होती है। हमारे ऐप के थ्रू संदीप जी और उन जैसे बहुत सारे यूज़र केवल स्क्रीन के एक टैप से हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में अखबार में जो लिखा हुआ है कंटेंट वो लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। और संदीप जी का ये फेवरेट यूज़ केस है हमारे ऐप के लिए। मुझे लगता है कि ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है जिसमें एक स्टार्टअप ने आगे बढ़ करके काम किया है। 170 देश पहुँचे कैसे आप, ऐसे अचानक आप ग्लोबल कैसे हुए, उसकी कहानी थोड़ा सा बताएं हमें। जी, तो 2015 में हमने कुछ लिमिटेड लोगों के साथ ये ऐप लॉन्च करा और 1 महीने के अंदर हमको ब्राज़ील से एक मेल आ गया। अच्छा। और हमको समझ में नहीं आया, हमने तो केवल 100 यूज़र इंडिया के पकड़े थे,
पता चला चेन्नई का एक विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र था, उसने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस ऐप के बारे में डाल दिया और ब्राज़ील से रिक्वेस्ट आ गई कि हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में। टोटली पिछले 5-6 सालों में वर्ड ऑफ माउथ से ऐप फैला है। हमने मार्केटिंग में कभी भी एक्सपेंस नहीं किया है। छोटे छोटे हमारी यूज़र कम्युनिटीज़ हैं देश भर में और अलग अलग देशों में, जो एक दूसरे को बताती हैं, हेल्प करती हैं, ट्रेन करती हैं, और इस तरह से ऑर्गेनिकली हमारा ऐप 160 देशों में पहुंच पाया है। गौरव जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका जानना चाहूँगा। आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की, और जो हिंदी बेल्ट में स्टार्टअप इकोसिस्टम उतना पॉपुलर नहीं है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको इंस्पायर करने की ज़रूरत है, जो हमारे युवा हैं जो सोच रहे हैं कि इस तरह के कुछ सोल्यूशंस लेके आ जाएँ। जी, मैं पैदा तो ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ था और मेरी पढ़ाई IIT BHU से हुई। 5 साल पढ़ करके 2010 में मैं बेंगलोर आया। 5 साल कॉर्पोरेट में काम किया और काम करते करते ही कई सारे ग्रांट्स वगैरह मिले। उस समय पता नहीं था कि जब नौकरी छोड़ेंगे तो कैसे काम करेंगे। जैसा आपने सुना, मेरे भाई ने कुछ अनुदान दिया हमको। और जर्नी ऐसी रही कि यूज़र से पूछा कि हमारे पास पैसे कम, उन्होंने कहा पेड ऐप निकाल दो, जितने हम लोग जॉब करते हैं हम पेमेंट देंगे। अनुदान मिलते गए और फिर हम सफ़र बढ़ाते गए। तो ये माँ के साथ स्टार्टअप, ये मुझे लगता है बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। ऐसा कैसे हुआ? जी, तो जब 2015 में चालू करना चाहता था तो मुझे लगा कि टेक्निकल नॉलेज तो काफ़ी है, लेकिन ये सोशल एंगल कहाँ से लेकर के आए। और मेरी माँ एक समाज सेविका रही हैं कई डेकेड से, उनके पास एक्सपीरियंस था और लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। उनको यूज़र्स जो बच्चे बात करते हैं, कभी तो उनको सुबोध माँ के नाम से संबोधित करते हैं, तो वो एस्पेक्ट वो लेकर के आती हैं। और दूसरा जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं वो करने में उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है हमको। और 5 साल से बहुत एक्टिव रोल निभाती हैं हमारे स्टार्टअप में और हम सबके लिए एक इंस्पिरेशनल मॉडल हैं। चलिए, अब मैं आता हूँ हमारे जो आज के यंग चैंपियंस हैं, उनसे कुछ सवाल लेते हैं। जी, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। As a young Indian entrepreneur, when we are targeting to niche markets, so what should a young entrepreneur should have in mind when they are targeting to very specialized products? बिल्कुल सही कह रहा है। अनुज, आप लेना चाहेंगे सवाल को? तो सबसे पहले तो आता है कि आपका प्रोडक्ट क्या यूज़ का है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और इसके कस्टमर्स कौन रहेंगे, और फाइनली एक बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी आती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसका प्रोसेस यही रहता है कि कुछ टेक्नोलॉजी है जिससे कुछ एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट किधर है, कैसी है, कौन पे करता है और कितना बड़ा मार्केट है ये। तो आई थिंक सबसे पहले कस्टमर को समझना और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कस्टमर एक्चुअली सोच क्या रहा है, उसको प्रेडिक्ट कर पाना, वही शायद कंपनीज की सबसे बड़ी एक तरह से चैलेंज है। और अगर आप जैसे लोग उनकी मदद करते हैं और इसलिए आप लोगों के प्रोडक्ट की डिमांड होती है। मुझे लगता है अजय से कोई सवाल आप करना चाहेंगे प्लीज़। सर, बेसिकली जैसे कोई भी स्टार्टअप होता है, एक जब स्टार्ट होता है एक फेज़ आता है जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, आगे बढ़ना नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उस फेज़ में एज अ स्टार्टअप क्या करना चाहिए और आपने क्या किया था? ये बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि मैं सबको बोलते रहता हूँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, स्टार्टअप जो है, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। मैराथन में आप जब देखते हैं पहले 1-2 किलोमीटर भाग देते हैं और फिर ये जो 4 से 6 किलोमीटर के बीच आता है तब लोग स्टॉप हो जाते हैं। तो आई थिंक वो समय पे आपको याद रखना चाहिए कि ये एक साइनसॉइडल वेव जैसा है, ऊपर नीचे होते रहता है और डर के आगे जीता है, और देयर विल ऑलवेज बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपको बस आपका हौसला बड़ा रखना चाहिए एंड आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी बदल देना चाहिए। मार्केट अगर ऊपर नीचे हो रहा है या फिर अभी पैंडेमिक आ गया, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके वजह से आप खींच सकते हो, या कि इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आपके पास कैश फ्लो खत्म हो रहा है या आपका प्रोडक्ट कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अभी डिले हो रहा है, तो आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, आपको सामने से देखना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करें और क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं जिससे कि आप इसको टाल सके। बिकॉज आप थोड़ा या परसिस्टेंस रख के आगे बढ़ गए तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो गिव अप नहीं किए ना, उनको आगे सक्सेस उनको मिलता ही है। चलिए, अंतिम सवाल इस प्रोग्राम में अगर आप करना चाहते हैं, गौरव मित्तल जी से स्वागत है। हेलो एवरीवन, मेरा सवाल एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे हर स्टार्टअप बुक्स में पढ़ते रहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो 100 लोगों से पूछो, अगर आइडिया इंटरेस्टिंग लगेगा देन यू कैन वर्क ऑन इट। बट आपके विजन्स मैंने देखा है कि इतने बड़े हैं कि कार्बन फाइबर की बात हो, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात हो, बट मुझे लगता नहीं कि ये नॉर्मल लोगों को इन बारों में इन चीज़ों के बारे में पता होता है। तो हम कंसल्ट नहीं कर सकते कि आप ये खरीदोगे, आप ये लोगे। तो आपके विजन के अकॉर्डिंगली आपको ये कैसे लगा कि मुझे इस चीज़ में इंडल्ज होना चाहिए, मुझे कैसे इसमें वर्क करना चाहिए? नई टेक्नोलॉजी में पुराने फार्मूले नहीं चलेंगे।
गौरव जी? मेरे ख्याल से डिपेंड करता है आपका सेगमेंट क्या है। अगर ये B2C सेगमेंट है तब आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगर B2B सेगमेंट में लेट्स सपोज जैसे आप 3D प्रिंटिंग बना रहे हैं या फिर रोबोट्स बना रहे हैं, तो उसमें फिर आपका नंबर थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है आप 5-10 लोगों के पास जाना चाहें। डिपेंड करेगा कि आप उस सेगमेंट को, अगर आप 10 कंपनी से बात कर रहे हैं, क्या ऐसी 100 कंपनीज़ हैं और आपने सैम्पल साइजिंग कैसे करी है उसकी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप 100 लोगों से ही पूछें, लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो फिक्स होना चाहिए, जिससे कि आपको स्टैंडर्ड एम्पिरिकल डेटा मिले कि हाँ इसकी नीड दिखाई पड़ रही है और MVP स्टेज में मुझको डिस्कशन से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। और ये सब मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और मुझे लगता है आप लोगों को कहीं ना कहीं मदद करने वाले हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स हो, आप लोगों के ज़रिए इनको भी काफ़ी आज एक तरह से प्रेरणा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वक्त निकालने के लिए, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। दिनेश, मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने एक नई राह दिखाई है कार्बन एक तरह से जो फाइबर मैन्युफैक्चरिंग है और 3D प्रिंटर जिसको जो पूरी शॉप को एक तरह से क्या कहें स्मार्ट बना सकते हैं। तो आपने जो लीड लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। तनुज, एक नीश प्रोडक्ट पे जिस तरह से आपने काम किया है और जिस तरह से आप धीरे धीरे ग्लोबल जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि आप और भी ज़्यादा ग्लोबल हों और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, खासतौर पर DD न्यूज़ स्टूडियो में आने के लिए। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में आपके प्रोडक्ट पहुंचे, सॉल्यूशंस दें। और आप अभी तो फिलहाल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हार्डवेयर कंपोनेंट भी आपको सपोर्ट करेगा और आने वाली दुनिया 5-10 साल में बदलने वाली है। गौरव मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप समाज के समस्या को लेकर के आपने कुछ सोल्यूशन दिया है और इसलिए आप ऑलरेडी हिट हैं, ऑलरेडी ग्लोबल हैं, लेकिन आप 70,000 नहीं 70 लाख लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। इसी शुभकामना के साथ मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और डॉक्टर अजय चौधरी, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। आप गोवा में आपने इतना लंबा वक्त दिया हमारे स्टार्टअप चैंपियंस को, आपने खुद मेंटरिंग की है सर। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से जो सेक्टर स्किल काउंसिल को आप हेड कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आप एक लीडर बना पाएं। इस शुभकामना के साथ मैं इस प्रोग्राम में पूरे DD न्यूज़ की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट देख लेते हैं इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को समाप्त करें। दूरदर्शन के प्रोग्राम के बाद बहुत सारे महिलाएं हमारा वेबसाइट आके होम स्क्रीनिंग को रजिस्टर किया है। फेलो स्टार्टअप इनोवेशन के साथ हमने कोलैबोरेशन शुरू किया है। कैसे हमारा थर्मलिटिक्स, थर्मल इमेजिंग एंड AI सॉल्यूशन को थ्रोट कैंसर पेशेंट डिटेक्ट करने में हेल्प कर रही है। इस शो के माध्यम से हमने निरामय हेल्थ नाम के एक स्टार्टअप के साथ जुड़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा गले के कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 के कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है देश के MSME को इसके साथ इंटीग्रेट करना और वो सोल्यूशन तब तक ग्राउंड पे एक तरह से जो ज़मीन पर बदलाव नहीं ला सकता जब तक वो अफोर्डेबल ना हो। लेकिन अगर आप हमारे इस शो के स्टार्टअप के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई सवाल या फिर फीडबैक देना चाहते हैं तो startup.india@gov.in पर आप हमें लिख सकते हैं किसी भी तरह की फीडबैक के लिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।